Bismillahirrahmanirrahim. Let's see the last article of 3.8, which is basically a theorem and which is Rees representation. So basically इसकी जो pronunciation है वो Rees, whatever you want to say, just say it, क्योंकि इसका क्लोन आपको कहीं और मिलने नहीं वाला मैथमेटिक्स में। और आप जो भी इसका नाम प्रोनाउंस करेंगे सबको पता चल जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओके ना, रीज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम लोगों ने जो पिछले प्रीवियस थ्योरम में सेस्किलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन एक डिफ़ाइन की थी, हमने अब उसको यूज़ करते हुए हमने रीज रिप्रेजेंटेशन का थ्योरम प्रूव करना है। एंड वी सेज दैट कि इफ़ वी टेक H1 एंड H2 हमारे पास दो हिल्बर्ट स्पेसिस हैं, ठीक है। और हमारे पास मैपिंग ऐसे डिफ़ाइन है कि H बेसिकली क्या है, हमारे पास सेस्किलिनियर फॉर्म, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या होता था कि डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी, ठीक है। और वो हमारे पास ओवर अ सेम फील्ड, ठीक है। के यहाँ पे हमारे पास आर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो सेस्किलिनियर फॉर्म है वो हमारे पास बाउंडेड है, ठीक है। ये बाउंडेड की शॉर्ट फॉर्म है, ओके ना। तो जो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये डिफाइन है इस तरीके से, एंड इफ़ H1 एंड H2 आर टू हिल्बर्ट स्पेसिस, देन H मस्ट हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, ठीक है। जो H है ना उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, H ऑफ XY इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ SX, Y, ठीक हो गया। पहली बात ये, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक हो गया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास जो एस है, हम एक एस डिफाइन करते हैं विच इज़ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एंड विच इज़ डिफाइंड एज H1 to H2, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट इज़ दिस, वी हैव टू शो दैट एस इज़ बाउंडेड एंड लीनियर। और जो थर्ड थिंग है वो हमने ये प्रूव करनी है इसमें कि जो एस है वो हमारे पास यूनिक है, यूनिकनेस ऑफ एस वी हैव टू प्रूव इन दिस। एंड द लास्ट थिंग वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम इज़ दैट कि जो हमारे पास नॉर्म ऑफ एस है वो नॉर्म ऑफ एच के इक्वल है। And if you notice, isn't it similar to the previous theorem, Rees theorem? So basically it is. तो अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखो ना तो उसमें भी हम लोगों ने 3 चीज़ें प्रूव करनी थी, इसमें बस एक और चीज़ नहीं है, वो ये है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें भी पहले डेफिनेशन थी, फिर यूनिकनेस थी एंड देन नॉर्म था। इसमें भी पहले डेफिनेशन है, उसको हम लोगों ने बाउंड्री प्रूव करना है, देन यूनिकनेस है और नॉर्म है। लेकिन द एक्स्ट्रा थिंग इज़ दैट कि S1 में उसमें हमारे पास बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है, उसको भी हमने प्रूव करना है कि वो बाउंड्री लीनियर है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये इक्वेशन 1 को प्रूव करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। हमारे पास प्रूफ ये है कि हम लोगों ने इसकी ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली शो करनी है। तो एज के लिए अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि एज ऑफ एक्स वाई, हम एज ऑफ एक्स और जो एक्स है वो हमारे पास एज हिल्बर्ट स्पेस पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हमारे पास लीनियर है, और अकॉर्डिंग टू द सेकंड कोऑर्डिनेट एज इज़ ऑल्सो लीनियर, ठीक है। तो अब हम अगर इसका हम कंसीडर करते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। बेसिकली हम एज ऑफ एक्स वाई कॉन्जुगेट कंसीडर करते हैं। और अब ये जो हमारे पास एज ऑफ एक्स वाई है ये लीनियर है अकॉर्डिंग टू द वाई। बेसिकली फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिहाज से वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट लीनियर था, और सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए वो कॉन्जुगेट लीनियर था, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ये पूरे का होल का कॉन्जुगेट लेते हैं तो अब ये रिवर्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास y के लिए लीनियर होगा और x के लिए हमारे पास कॉन्जुगेट लीनियर होगा, ठीक है। तो अब दिस मीन्स कि हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास लीनियर है इन y में हमारे पास ये लीनियर है, ठीक है। तो अब बाय रीज थ्योरम हमारे पास क्या कहता था, वो हमारे पास यही कहता था ना कि अगर हमारे पास लीनियर बाउंडेड फंक्शन होता है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है नॉर्म ऑफ एक्स सी के, और वेयर फिर एंड पे हमारे पास ये भी आता था कि नॉर्म ऑफ जो एफ होता था वो हमारे पास इक्वल होता था नॉर्म ऑफ सी के, ठीक है। तो अब हम इसको इस थ्योरम को यूज़ करते हुए फॉर फिक्स्ड एक्स को हम फिक्स कर लेते हैं विच बिलोंग्स टू द हिल्बर्ट स्पेसिस। तो हम ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स वाई कॉन्जुगेट,
राइट। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास वाई एस, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई लीनियर था, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की जगह पे, यहाँ पे हम एफ ऑफ वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या रिप्लेस हो जाएगा, वाई। और ये हमारे पास एच टू पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। एच टू पे क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास वाई है वो हमारे पास एच टू में है, और जो एक्स है वो हमारे पास एच वन में है, और अब ये हमारे पास हम वाई पे वो लीनियर है, तो इसलिए ये हमारे पास एच टू पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो जी है, बेसिकली जी पे हमारे पास एक कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू द रीज थ्योरम, वेयर जी इज़ यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय एफ, एंड जो जी था वो हमारे पास यूनिक था, ठीक है, विच कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एफ, और हमारे पास जो नॉर्म ऑफ जी था वो हमारे पास नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल होता था, ठीक है। और तो जो यहाँ पे जो एफ है वो हमारे पास एच कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एच ऑफ एक्स वाई है बेसिकली वो हमारे पास क्या होगा, जी वाई होगा, ठीक है। जस्ट उसका यानी कि कॉन्जुगेट एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जी था, अगर हम कॉन्जुगेट को हटा दें तो हमारे पास एच ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, हमारे पास जी वाई आ जाएगा, ठीक है, राइट, जी वाई आ जाएगा। सो नाउ दिस बिकम्स टू, इसको आप इक्वेशन टू का नाम देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे जो जी है वो हमारे पास बेसिकली एच टू से बिलोंग कर रहा है, और जो जी है वो हमारे पास यूनिक है। जी हमारे पास यूनिक है बिकॉज ऑफ एच, ठीक है। तो अगर हमारे पास जी यूनिक है, और ऑफकोर्स जो हमारे पास एक्स है वो भी डिपेंड कर रहा है, एक्स हमारे पास एच वन है, ठीक है, एक्स हमारे पास एच वन से बिलोंग कर रहा है, और जो एक्स है वो हमारे पास फिक्स्ड है। तो देयरफॉर जो हमारे पास जो इक्वेशन टू है विद अगर हम उसके ऊपर एक ऑपरेटर डिफाइन कर देते हैं, एस ऑपरेटर, ठीक है, एंड विच इज़ डिफाइंड लाइक दिस एस एच वन टू एच टू, तो ये हमारे पास क्या देता है, ये हमारे पास देता है कि जी इज़ इक्वल टू एस एक्स, ठीक है। तो अगर जी इज़ इक्वल टू एक्स एक्स है बाई दिस ऑपरेटर, तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन टू में अगर हम जी की जगह पे एस एक्स को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन वन फॉर्म हो जाएगी, ठीक हो गया। और विच इज़ बेसिकली आर डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हम जी इज़ इक्वल टू एस एक्स की जगह को जी इज़ इक्वल टू एस एक्स को अगर हम इक्वेशन टू में पुट करते हैं, तो हमारे पास वी विल गेट इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन हमारे पास क्या आ जाएगी, एच ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एस एक्स कोमा वाई, ओके। ये फर्स्ट थिंग हमारे पास प्रूव हो गई है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमने जो ऑपरेटर है ये हमारे पास एस, हमने ये शो करना है कि दिस ऑपरेटर इज़ लीनियर प्लस बाउंडेड। सो नाउ let's see how it will be linear and bounded. To show S is linear, we start with this. Let's consider this, and by using this definition, दिस इज़ बेसिकली इक्वेशन टू। तो इसको यूज़ करते हुए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच ऑफ एल्फा एक्स वन प्लस बीटा है एक्स टू कोमा वाई। सो एज एच इज़ लीनियर, सो दिस विल बिकम, जो अल्फ़ा होगा वो हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा ऑफ एच अल्फ़ा इंटू एच ऑफ एक्स वन वाई प्लस बीटा इंटू एच ऑफ एक्स टू कोमा वाई, ओके। तो अब जो हमारे पास एच ऑफ एक्स कोमा वाई है, यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे पास इक्वेशन वन थी बेसिकली हमने उसको यूज़ किया है। जो इक्वेशन वन थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास यही थी ना कि एच ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एस एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स की जगह पे एक्स वन है तो हमारे पास एस एक्स है, एक्स वन आ जाएगा, और अगर हमारे पास x की जगह पे x2 है तो यहाँ पे हमारे पास एस एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये डेफिनेशन अप्लाई की है, और अब यहाँ पे हमारे पास इसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा ऑफ एस एक्स वन प्लस बीटा एस एक्स टू कोमा वाई, और ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास इम्प्लाई कर जाएगा कि जो हमारे पास s है वो हमारे पास लीनियर है, ठीक है। Now we have to show that S is bounded. So for this, if we consider S is equal to 0, then it will be obvious that S is bounded, right? So now let's consider if S is non-zero, if F is not equal to 0, then consider the sesquilinear form
सेस्की लीनियर फॉर्म की जो हमारे पास नॉर्म थी ना, जब हमने डेफिनेशन में भी उसको डिफाइन किया था, तो मैंने कहा था कि उसको याद कर लें क्योंकि ये नेक्स्ट थ्योरम में आएगा। तो अब यहाँ पे इसका ये यूज़ है। तो जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन, और यहाँ पे हम इसकी नॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉर्म हमारे पास कैसे डिफाइन थी, वो थी कि सूप ऑफ एक्स, सुप्रीमम ऑफ वेयर एक्स इज़ नॉन ज़ीरो एंड वाई इज़ नॉन ज़ीरो। देन यहाँ पे हमारे पास क्या था, एच ऑफ एक्स वाई। और अब एच ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसी डिफाइन है, जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास एच ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये डिफाइन है, तो बस ये एच ऑफ एक्स वाई की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एस एक्स कोमा वाई और डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बेसिकली ये हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये हमारे पास ट्रू है। तो अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स एंड वाई के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट हेयर सुप्रीमम इज टेकन ओवर एंड देन दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस एक्स कोमा एस एक्स मोड और नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ एस एक्स, ठीक है। And the numerator will become sx norm whole square and the denominator will remain same. तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, that will be greater than equal to norm of sx and divided by norm of x, and that is nothing but actually norm of s, right? And now say it equation 3 and leave it here. Now once again consider the norm of sesquilinear form, or which is defined like this, and which is less than equal to sup of where x is non-zero and y is non-zero, and norm of sx and norm of y divided by norm of x and norm of y. Basically here we are using the Cauchy-Schwarz inequality. Okay, and which is equal to sup of x is non-zero where norm of sx divided by x, and which is nothing but equal to norm of s. So and say this is equation 4, and by using by equation 3 and 4, from 3 and 4 we get that norm of h is equal to norm of s. Hence we have proved that S is linear as well as bounded, and we also have proved that norm of S is equal to norm of H. Now the last thing we have to prove now is that the uniqueness of S. Now lastly, to show that S is unique, consider another linear operator which is T. Like S S is defined like this, and we have to show that S is unique. So just consider another operator like this, which is T. T is defined as H1 to H2, where X belongs to H1 and Y belongs to H2, right? So we have that by equation 1, h of xy is equal to norm of sx comma y and norm of tx comma y. मतलब जो इस लीनियर ऑपरेटर पे हमारे पास डेफिनेशन डिफाइन होगी, डेफिनेटली इस लीनियर ऑपरेटर पे भी वही डेफिनेशन अप्लाई होगी, ठीक है। सो एंड विच implies that s minus tx comma y is equal to 0, norm of where x belongs to h1 and y belongs to h2, राइट। अब जस्ट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि s माइनस टी एक्स को आपने y से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अगर आप उसको y से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आफ्टर सोल्विंग आपके पास आ जाएगा कि s माइनस टी नॉर्म स्क्वायर वो ज़ीरो के इक्वल है, और अगर नॉर्म ज़ीरो के इक्वल है इसका मतलब कि वो उसके एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हैं, तो s माइनस टी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, विच विल इम्प्लाई दैट कि s इज़ इक्वल टू टी, ठीक है। सो s इज़ इक्वल टू टी है, तो मतलब दोनों सेम ही है। सो देयरफॉर यूनिकनेस follows. सो ये हमारे पास था रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, और यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 3.8 भी कंप्लीट हो जाता है।